आज हम लोग मेथड्स ऑफ रिसर्च के जो कल बच गए थे, जिसमें से क्रॉस सेक्शनल स्टडीज थी और ग्राउंड थ्योरी थी, ग्राउंडेड थ्योरी, फोकस ग्रुप, नैरेटिव्स, केस स्टडी, एथनोग्राफी, फिनोमिनोलॉजी, इसको डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी हैं ये सारे जो है आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं। ये सारे क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं, क्वांटिटेटिव में नहीं। आई होप कि अभी तक जितनी भी रिसर्च की क्लास हुई है उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो हम लोग क्रॉस कल्चरल स्टडीज से स्टार्ट करते हैं। क्रॉस कल्चरल स्टडीज एक सिस्टमैटिक कंपैरिजन होता है। जब आप डिफरेंट कल्चर को स्टडी करते हैं, वहाँ आप उस कल्चर के पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं, और ये बहुत ही सिस्टमैटिक होता है। इसमें आप डेटा कलेक्शन कैसे कर सकते हैं? इंटरव्यू के थ्रू, क्योंकि आपको डेटा लेना है। आप कैसे लैंग्वेज के थ्रू लेंगे? आप किसी कल्चर को जाएंगे, उसकी स्टडी करेंगे, तो आप इंटरव्यू के थ्रू एक पर्टिकुलर कल्चर को स्टडी करेंगे, फिर दूसरे कल्चर को स्टडी करेंगे, देन यू विल फाइंड द डिफरेंसेस और द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू कल्चर्स, थ्री कल्चर्स, जितने भी आपने कल्चर्स को अपनी स्टडी में इंक्लूड किया है। तो इसीलिए इसका नाम क्रॉस कल्चरल स्टडीज है। फिर ये जो है आपका दूसरी जो रिसर्चेज है उससे डिफरेंट कैसे है? सैम्पलिंग की वजह से। क्यों? इसमें आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? आप सेम बैकग्राउंड और सेम जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके रिस्पोंडेंट्स की, उनको सर्च कर रहे थे। लेकिन क्रॉस कल्चरल स्टडीज में व्हाट यू आर डूइंग इज टेकिंग योर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम सेम बैकग्राउंड, फ्रॉम सेम कल्चर। ठीक है, फिर एक कल्चर का सेम होना चाहिए ग्रुप, फिर दूसरे कल्चर का सेम होना चाहिए, फिर उसमें आप स्टडी करेंगे, तो इसको क्रॉस कल्चरल स्टडी कहते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं फिनोमिनोलॉजी में। फिनोमिनोलॉजी एक तरह से आप जब स्टडी करते हैं, इसमें और क्रॉस कल्चरल में क्या डिफरेंस है? क्रॉस कल्चर जो है आप डिफरेंट कल्चर को स्टडी करते हैं, और इसमें आप जब स्टडी करते हैं तो लिव्ड एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। आप एक पर्टिकुलर ग्रुप में स्टडी करते हैं। ये भी आपका क्वालिटेटिव मेथड है। आज जितने भी हैं मैक्सिमम सारे क्वालिटेटिव रिसर्च ही हैं। तो हम लोगों ने जो कल बात किया था उसमें कुछ क्वांटिटेटिव थे और क्वालिटेटिव थे, लेकिन आज जो है सारे जितने भी मेथड्स हैं वो सारे क्वालिटेटिव रिसर्च हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च अगर होते हैं तो वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम लैंग्वेज, फ्रॉम वीडियो, फ्रॉम रिकॉर्डिंग। इस तरह से हमारे पास डेटा आता है और हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो फिनोमिनोलॉजी को भी हम इंटरव्यू के थ्रू ही डेटा कलेक्ट करेंगे। कभी कभी आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। ये आपकी रिसर्च और स्टडी के डिजाइन पर डिपेंड करेगा। इसमें मेनली दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो फिनोमिना आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपका उससे लिव्ड एक्सपीरियंस कैसा है? आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस अबाउट दैट फिनोमिना? ये क्वेश्चन होता है। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको फील किया है आपने, उसको पूछा जाता है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो देयर आर टू मेन क्वेश्चंस इन दिस फिनोमिनोलॉजी स्टडी। पहला तो आपका ये जो फिनोमिना है उसमें जो एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपका बैकग्राउंड जो भी है उसमें, ये आपका जो ये ग्रुप कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में पूछा जाता है। किस सिचुएशन में आपने वो फील किया, वो एक्सपीरियंस किया। अब हम लोग आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी पे। ग्राउंडेड थ्योरी भी क्वालिटेटिव है और ये इंडक्टिव होती है। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। डिडक्टिव क्या होता है? इससे पहले हम लोग जो एक्सपेरिमेंट और जो स्टडी देख रहे थे, एक्सपेरिमेंट है या जिसमें हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसमें क्या होता है? डिडक्टिव होता है। डिडक्टिव से हम लोग क्या होते हैं? डिडक्टिव में आपका जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं हम लोग। तो आपकी जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है वो इंडक्टिव होती है, और जो आपने इससे पहले जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाली जो स्टडीज पढ़ी थी वो डिडक्टिव होती है। वो जनरल से स्पेसिफिक की बात करती है। हम लोग एक जनरल हाइपोथेसिस करते हैं, फिर उसमें डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा की एनालिसिस करते हैं, जो हमारी फाइंडिंग आती है स्पेसिफिक फाइंडिंग, उसकी हम लोग बात करते हैं। बट हियर यू फर्स्ट टेक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। आपने कोई स्टडी ली, उसके बाद फिर आप उससे स्टडी
को डेटा कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर एक जनरलाइजेशन करेंगे, एक थ्योरी बिल्डिंग करेंगे. When you talk about grounded theory, it means you are trying to construct a theory. इसमें आप थ्योरी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. तो if you are talking about grounded theory, it means you have to construct a theory. इसीलिए ये specific to general होता है. जैसे कि आपका जो हाइपोथेसिस वाला अप्रोच होता है, डिडक्टिव, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया, डिडक्टिव अप्रोच होता है, लेकिन आपका ये जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है वो इंडक्टिव अप्रोच होता है, और यहाँ पर आप नई थ्योरीज भी डेवलप कर सकते हैं. तो जब आपको कोई नई थ्योरी डेवलप करना हो, नई इंफॉर्मेशन डेवलप करना हो, तो यू आर गोइंग टू डू ग्राउंडेड थ्योरी. अब हम लोग आगे देखते हैं इसके फंडामेंटल्स क्या हैं. अगर आप जैसे इसको कैसे करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी को, तो सबसे पहले आपका जो भी टॉपिक है जिस पर आप स्टडी करना चाहते हैं, जनरली जब आप रिसर्च करते हैं तो लिटरेचर रिव्यू आपका बहुत वास्ट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है. इसमें आपका जो लिटरेचर रिव्यू होता है शुरू में कम होता है. यू डोंट फोकस ऑन योर लिटरेचर. आपका बाद में लिटरेचर बहुत ज़्यादा आप डीप करते हैं या बहुत एक्सपैंड करते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू को, बट इनिशियली यू डोंट फोकस ऑन योर रिसर्च, यू फोकस ऑन योर डेटा, कि डेटा आपके पास क्या आया है. उसके बाद आप उसकी एनालिसिस के बाद फिर आप रिसर्च करते हैं, फिर आप रिव्यू करते हैं सारे लिटरेचर को. उसके बाद फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं कि क्या थ्योरी कह रही है, क्या आपकी फाइंडिंग्स कह रही है, फिर आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पर आते हैं. तो सबसे पहले आपने एक ब्रॉड रिसर्च टॉपिक बनाया जिसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपके क्वेश्चंस है. फिर आपने लिटरेचर रिव्यू किया, बट इतना ज़्यादा नहीं जैसे आप नॉर्मली रिसर्च में करते हैं, क्योंकि यहाँ ग्राउंडेड थ्योरी है. तो इसमें शुरू में हम लोग कम लिटरेचर करते हैं या नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, फिर डिले कर देते हैं कि हम लोग लेटर स्टेज के रिसर्च में अपना लिटरेचर रिव्यू करेंगे. फिर नेक्स्ट हम लोग डेटा जब कलेक्शन इसमें करते हैं और एनालिसिस करते हैं, इससे पहले की जो रिसर्चेस थी उसमें डेटा कलेक्शन आपका फेजेस में हो रहा था. फेजेस में कि एक फेज हो गया, फिर दूसरा फेज, फिर तीसरा फेज. बट हियर देयर इज नो फेजेस. डेटा आर कलेक्टेड साइमल्टेनियसली. आप डेटा को साइमल्टेनियसली कलेक्ट करते हैं. एक डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है, इसका आपका मान लीजिए डेटा आ गया, इंटरव्यू लिया या आपने ऑब्जर्वेशन लिया या इन डेप्थ पूरा इंटरव्यू लिया, जिस तरह से भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेटा आपके पास आ गया, इसकी एनालिसिस चल रही है. दूसरा डेटा आपका ऑनगोइंग है, दूसरा डेटा भी कलेक्ट हो रहा है. तो डेटा साथ में ही कलेक्ट होता रहता है और उसकी एनालिसिस भी चलती रहती है साथ में. फिर एनालिसिस में आप क्या करते हैं, मेमोज तैयार कर लेते हैं और उन मेमोज को रख लेते हैं अपने साथ, मतलब उसको नोट्स में रख लेते हैं. यू कीप दोज मेमोज फॉर थ्योरेटिकल नोशन. ठीक है. आप जब इसमें जैसे आपके जो मेमोज होते हैं उनको आप नोट्स के फॉर्म में, या आपकी जो कोडिंग होगी, अभी हम लोग आगे देखेंगे इसमें कोडिंग की भी बात होती है जब हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं, तो कोडिंग भी होती है. तो इन सब के लिए आप मेमोज को बनाते हैं या रखते हैं अपने पास. फिर थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी होता है. पहला आपने टॉपिक देखा, फिर रिव्यू किया, कम ज़्यादा, जिस तरह से शुरू में कम बाद में ज़्यादा. फिर आपने डेटा कलेक्शन कई स्टेजेस में किए होता है. फिर आपने मेमोज तैयार किए सबके, जो आपके पास डेटा आ गया. फिर आप बहुत ओपन रहते हैं, आपके पास जो भी डेटा आ रहा है और जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है आपके पास, जो आपने लिटरेचर देखा है, वो उसके लिए आप बहुत ओपन होते हैं. ओपन मीन्स यू आर रेडी टू collect or you are ready to grasp everything you are getting from your data and from your literature. तो इसमें आप बहुत फ्री होकर करते हैं, बहुत नैरो होकर नहीं करते हैं. इससे पहले की रिसर्च में आप वेरिएबल ओरिएंटेड होते हैं कि आपका जो वेरिएबल्स है उससे रिलेटेड हम चीज़ें लेंगे, बट ग्राउंडेड थ्योरी में ऐसा नहीं होता है. आप बिल्कुल ओपन होते हैं और कितने भी एस्पेक्ट्स आ जाएं आप उनको अपनी फाइंडिंग्स में, अपने डेटा में इंक्लूड करते हैं. और फिर जो भी आपका इमर्जिंग फाइंडिंग्स है, जो आपकी डेटा आ रहा है, जो आप डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस कर रहे हैं, इमर्जिंग फाइंडिंग्स है थ्योरी बिल्डिंग के लिए, और जो लिटरेचर है उसमें आप एक कनेक्शन देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों में क्या कनेक्शन है. जो आपकी फाइंडिंग्स आ रही हैं ऐसे, क्योंकि वो न्यू फाइंडिंग्स है,
थ्योरी बिल्डिंग के लिए, थ्योरी कंस्ट्रक्शन के लिए न्यू है, लेकिन जो पहले स्टडीज हो गई हैं उसमें क्या दोनों में कनेक्शन है नहीं है, फिर आप ये देखते हैं। फिर हम लोग थ्योरेटिकल सैम्पलिंग की बात करते हैं। इसमें थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, आपने जो सैंपल लिया है अपना डेटा कलेक्शन के लिए वो पॉपुलेशन से नहीं लिया है। इससे पहले हम लोग जब बात करते थे रिसर्च की तो क्या होता था कि आपको एक जो आपकी सैम्पलिंग होती थी वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती थी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी पॉपुलेशन में होगा वो आपके सैंपल में भी होगा, वो आपको आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा आपके सैंपल। बट हियर जो आपका सैम्पलिंग होता है वो पैरेलल होता है आपके थ्योरी डेवलपमेंट से। जो आप थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, जो थ्योरी बना रहे हैं अपनी डेटा कलेक्शन और एनालिसिस से, दैट वुड बी पैरेलल टू योर सैम्पलिंग। अब हम लोग इसकी की टर्म्स देख लेते हैं ग्राउंडेड थ्योरी की। एक कोड होता है, फिर कॉन्सेप्ट होता है, कैटेगरी होता है और थीम होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं तो ये 4 टर्म्स है, ये आपको पता होने चाहिए और ये एग्जाम में आ भी सकता है। इससे रिलेटेड वो जो कॉम्प्रीहेंशन वाला होता है उसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ये इसके जो 4 टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अब आपके पास डेटा आ गया, आपने इंटरव्यू के थ्रू कोई डेटा कलेक्ट किया, जो भी आपकी स्टडी थी, तो आपके पास डेटा आ गया। फिर वो डेटा आपके पास लैंग्वेज के फॉर्म में है, क्योंकि आपने इंटरव्यू लिया है तो लैंग्वेज के फॉर्म में होगा। अगर आपने रिकॉर्डिंग किया है, ऑडियो में है, तो पहले आप उसको ट्रांसक्राइब करके लैंग्वेज की फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि ऑडियो की तो एनालिसिस नहीं हो पाएगी। वो आपने प्ले कर दिया तो वो चलती रहेगी। तो आपने जितना भी ऑडियो रिकॉर्ड किया है उसको आप ट्रांसक्राइब करेंगे, पूरा डेटा लिख लेंगे, एक वर्ड जो भी है उसमें बोला गया है सब नोट डाउन करेंगे। उसके बाद फिर आप कोड्स बनाएंगे, सारे जो आपके पास लैंग्वेज का डेटा आ गया है कोड बनाएंगे किसी सेंटेंस को लेकर, या जिस तरह से भी आप देखते हैं जो आपको आपके टॉपिक से रिलेवेंट लगता है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि ये इम्पोर्टेंट चीज है, तो उसको आप कोडिंग दे देते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, कोडिंग के बाद आप कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। कोड से ब्रॉडर टर्म होता है कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा ब्रॉडर होता है, और जो आपने कोड दिया है उसको मीनिंग देना ही कॉन्सेप्ट होता है। इसको अगर आप मीनिंग दे रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरी। ये इससे ज्यादा हायर होता है लेवल, उससे बड़ा होता है। फिर कैटेगरी में आपने कोड पहले बनाया, फिर उसको मीनिंग दिया, फिर उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा, और फिर जब सारे सेंटेंस जो आपकी लैंग्वेज में जो डेटा में होंगे उनको कलेक्ट करने के बाद कैटेगरी में रख लिया, फिर एक ओवरऑल थीम बनाएंगे। फिर इस तरह से आप 4 लेवल पर 4 कैटेगरी में डेटा की एनालिसिस करेंगे। और इसमें आप ये भी करते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं उस टर्म में अपना नोट डाउन करते हैं। अभी हम लोग आगे फिगर देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसकी बात कर लिया, कोड्स, कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज और थीम। फिर थीम में आप कोर थीम भी कर सकते हैं। ये आपका इनिशियल डेटा है, इनिशियल आपकी एनालिसिस है। इसके बाद फिर डेटा तो आपके पास आता रह रहा है, आप साइमल्टेनियस डेटा कलेक्शन भी कर रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो ये डेटा आपके पास आ रहा है और एक और डेटा आ रहा है साथ में। तो फिर उसमें भी आप बहुत ओपन होकर उसको रिफाइन करेंगे कि जो आपका कोड बना है वो सही है कि नहीं, उसको और सही किया जा सकता है, उसमें और कोड ऐड कर सकते हैं, उसमें एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर आपका उसमें जो भी कोड्स पहले से बना हुआ था, जो आपने इनिशियल यहाँ पे कोडिंग जो की थी, इसमें आ रहा है वो कोड की नहीं, एक किसी रेस्पोंडेंट ने जो रिस्पॉन्स दिया है और उसकी आपने कोडिंग किया है, तो फिर उस तरह की कोडिंग क्या फिर से मिली कि नहीं, तो स्ट्रेंथ हो जाती है आपकी कोडिंग की। फिर उसी तरह से कॉन्सेप्ट को भी आप रिफाइन करते हैं और स्ट्रेंथ करते हैं, कैटेगरीज को भी करते हैं और आपके कोर थीम को भी। तो आपका ये दोनों प्रोसेस चलता रहता है, डेटा कलेक्ट होता है, एनालिसिस होती है। एनालिसिस कैसे होती है, कोड, कॉन्सेप्ट और कैटेगरीज और थीम, ये 4 लेवल पे होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, थ्योरेटिकली उसको सॉर्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये तो हम लोग फिगर से देख लेते हैं पहले। जैसे फर्स्ट स्टेज में आपने क्या किया, कोड्स जनरेट किए। मान लीजिए आपने इंटरव्यू लिया, एग्जाम्पल देख लीजिए आप अपनी स्टडी का। आप एक इंटरेक्शन
फीडबैक इंटरेक्शन देखना चाहते हैं टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, किस चीज़ का फीडबैक? एकेडमिक राइटिंग का। मान लीजिए ये आपका है, इसको फीडबैक इंटरेक्शन ऑन एकेडमिक राइटिंग का को थ्योराइज करना चाहते हैं और डिस्क्राइब करना चाहते हैं। फिर आपने जो डेटा कलेक्ट किया वो इंटरव्यू के थ्रू किया। इंटरव्यू में फिर आपके पास जो डेटा आया उसको आपने जो कोड जनरेट किए उस इस तरह से किए, एक्सेप्ट 1, एक्सेप्ट 2, इस तरह से 3, 4, और फिर जो आपको मेन इंटरव्यू का आंसर था, जो आपके पास रिस्पॉन्स थे, उनको एक एक कोड में रख लिया, एक एक कैटेगरी में बना लिया, ये सेंटेंसेस है। फिर उनको कोडिंग दे दिया, इनका लेबलिंग कर दिया इन सब की। तो इस तरह से आप कोडिंग करते हैं। फिर जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं तो ये कोडिंग हो गई यहाँ तक। पहले हमने एक्सेप्ट 1 बनाया, इंटरव्यू में जो भी सेंटेंस था उसको लेकर फिर उसकी कोडिंग किया, हमने उसको लेबलिंग कर दिया कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, टारगेट किया जा रहा है कल्चर को, कि एकेडमिक राइटिंग इन टारगेट कल्चर। फिर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बनाएंगे, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है इस सेंटेंस की, इस लेबलिंग की, कि हम लोग टारगेट को डिस्क्लोज कर रहे हैं, डिस्कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो कल्चरल टारगेट है उसको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैटेगरीज। पहले आपने एक्सेप्ट 1 बनाया, 2, 3, इस तरह से जो आपके पास इंपॉर्टेंट, जो आपके पास इंटरव्यू के रिस्पॉन्स थे उनको लिखा, उसमें आपने कोडिंग किया। मान लीजिए फेसिंग डिफरेंट वेज ऑफ एकेडमिक राइटिंग इन इंग्लैंड, ये है मान लीजिए, तो आपने इसको कॉन्सेप्ट इसमें रखा, एक कैटेगरीज की बन गई कंटेम्पलेशन, ठीक है, आपने इसको एक कैटेगरी दे दिया। फिर हम लोग थीम कैसे बनाएंगे, थीम हो जाएगी कंटेम्पलेशन को अवेयरनेस ऑफ प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टारगेट डिस्क्लोजर। ये जो 2 सेंटेंस थे इसको हमने एक में कर दिया। और फिर प्रोएक्टिविटी, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, ये हमारा थीम हो गया। अब ये फर्स्ट स्टेज था ग्राउंडेड थ्योरी का। सेकेंड स्टेज क्या है, पहले हमने डेटा कलेक्ट किया, कोडिंग और ये सारी चीजें की, वो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया। डेटा अभी भी ऑनगोइंग है, कलेक्ट हो रहा है, तो उसमें हम लोग सिलेक्टिव कोडिंग करेंगे। सिलेक्टिव कोडिंग, जो आपकी कोडिंग थी और जो डेटा से और भी कोडिंग आ रही है उसमें हम लोग देखेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे, रिफाइन करेंगे। फिर हमारी थ्योरेटिकल कोडिंग होगी, हमारी थ्योरी से रिलेटेड जो कोडिंग होगी, जो हमारे पास थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है और जो हम थ्योरी जनरेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड। फिर हम उसको सॉर्ट कर देंगे कि हम इनमें से कौन सा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें जो है हमारी थ्योरी बिल्डअप में काम आ रही हैं, उनको सॉर्ट उस तरह से कर देंगे। और फाइनली हम हाइपोथेसिस बनाएंगे कि इस ये जो इंटरेक्शन हम स्टडी कर रहे थे टीचर और स्टूडेंट का एकेडमिक राइटिंग में, इसका जो हाइपोथेसिस ये हो सकती है कि ये कल्चर इफेक्ट डाल रहा है या जो भी फैक्टर्स हैं उसकी बात कर रहे थे। तो ये सेकेंड स्टेज होता है ग्राउंडेड थ्योरी का। ग्राउंडेड थ्योरी में एक चीज और आपको इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें सैचुरेशन जब तक नहीं होता है हम डेटा को रिफाइन करते रहते हैं। सैचुरेशन मतलब आप बार बार डेटा की एनालिसिस करते हैं, बार बार उसको कोडिंग करते हैं, कोडिंग को रिफाइन करते हैं, कैटेगरीज में रखते हैं, जब तक कि वो सैचुरेट ना हो जाए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए कि उसके बाद फिर डेटा में ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है, आपने सारी एस्पेक्ट से डेटा को समझ लिया है और ये अब फाइनली आपके पास जो डेटा है कंप्लीट डेटा है, अब इसमें नई चीजें कुछ ऐड नहीं हो सकती या कोई भी एस्पेक्ट नहीं छूट रहा है। अब हम लोग फोकस ग्रुप की बात करेंगे। फोकस ग्रुप इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि एक ग्रुप डिस्कशन की तरह होता है जिसमें 6 to 8 या 10 लोग रहते हैं और ये ओपन डिस्कशन होता है और इसमें आपका जो ऑब्जर्वर होता है या जो रिसर्चर होता है, जो मॉडरेटर होता है, वो उसमें सारी चीज़ें पॉइंट नोट डाउन करते हैं, क्या बोल रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, क्या नहीं बोल रहे हैं, और ये डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जो मॉडरेटर होता है उसका मेन एम ये होता है कि वो जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिफरेंट ओपिनियन और डिफरेंट आइडियाज अपने डिस्कशन में उसको दें। अगर जितने भी डिफरेंट आइडियाज होंगे, डिफरेंट ओपिनियन होंगे, उससे आपका जो डेटा आएगा, आपके पास जो कंटेंट आएगा, उसमें बहुत वर्सैलिटी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल डेटा होगा आपके पास, बहुत सारे आपके पास एस्पेक्ट होंगे, फैक्टर्स होंगे।
तो इसलिए जो मॉडरेटर का गोल होता है मेन, वो यही होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं मैक्सिमम वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज पर बात करें। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 45 टू 90 मिनट्स का चलता है ये ग्रुप डिस्कशन। इससे ज़्यादा में फिर लोग रिपीट करते हैं अपने रिस्पॉन्स को। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको एक ग्रुप डिस्कशन में रखा जाए तो 45 से 90 मिनट के अंदर आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी आपको एस्पेक्ट्स पता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप उतना बोल पाएंगे। उसके बाद फिर आपके पास क्योंकि है ही नहीं इन्फॉर्मेशन, तो आप कहाँ से फिर आप रिपीट करेंगे। तो इसलिए 40 इसका जो ड्यूरेशन है इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, फिर वो रिपीट होने लगता है। इतने इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बाहर नहीं आते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चंस होते हैं जो पहले से डिसाइडेड होते हैं। आपका जो रिसर्चर है वो पहले से डिसाइड कर लेता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं और किसके बेसिस पे उनको डिस्कशन करना है। फिर उन क्वेश्चंस पर जो आपके रिस्पोंडेंट होते हैं, जो आपका ग्रुप होता है, वो बिल्कुल फोकस्ड होकर डिस्कशन करता है और उसी से रिलेटेड जो भी आंसर्स आते हैं उसको आप नोट डाउन करते रहते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक फोकस ग्रुप काम नहीं करता है। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना चाह रहे हैं और आपने फोकस ग्रुप किया, तो एक फोकस ग्रुप कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा। यू हैव टू डू 2 to 3 और 4 फोकस ग्रुप, 4-5 जितने भी आप करिए, तब जाकर आप एक वैलिड पॉइंट पे आएंगे कि फोकस ग्रुप के बाद जो ये डेटा आया है वो वैलिड है। कई सेशन में अलग अलग लोगों पर किया गया है फोकस ग्रुप डिस्कशन और फिर ये फाइंडिंग्स आई हैं। तो एक आपका सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मान लीजिए कि आज हमने जो पॉइंट्स बोला, कल वो पॉइंट्स नहीं बोले, आज जो थी वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, कल मेरा व्यू चेंज हो गया। इसलिए आप कई बार आप कई सेशंस में करेंगे फोकस ग्रुप, तब आपको कंफर्म मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर ये है तो इसको डिफरेंट सेशंस में डिफरेंट ग्रुप में सबने यही रिस्पॉन्स दिया है। फिर फोकस ग्रुप में आपको ये भी पता होना चाहिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं कि फोकस ग्रुप इसमें से क्या नहीं है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये डिबेट नहीं है या ग्रुप थेरेपी नहीं है। आप डिबेट वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आपको एक टॉपिक दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें अपना व्यू बता रहे हैं, उसमें अपना पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कैसा सोचते हैं। मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ओबी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं और उसमें आपने टॉपिक दिया सैलरी से रिलेटेड कि आप अपनी सैलरी से कितने सेटिस्फाइड हैं या नहीं सेटिस्फाइड है। तो आपका जो ग्रुप होगा वो अपनी सैलरी पे बात करेगा, बताएगा कि उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए या बढ़ी या घटी, इससे रिलेटेड। लेकिन ये डिबेट नहीं है, ये एक डिस्कशन है। फिर इसी तरह से ये थेरेपी भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे थेरेपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आप किसी को चीट नहीं कर रहे हैं या कोई काउंसलिंग नहीं हो रही है। उसी तरह से यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसके लिए आप फोकस ग्रुप नहीं कर रहे हैं, आप रिसर्च के पर्पज के लिए कर रहे हैं। अगर आपका टॉपिक ही कॉन्फ्लिक्ट है तो वो अलग बात है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उससे रिलेटेड ये रिजोल्यूशन सेशन नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड भी नहीं होता है। इसका मेन एम सिर्फ रिसर्च से रिलेटेड होता है कि आपको डेटा जो चाहिए वो रिसर्च, आपकी जो पर्टिकुलर रिसर्च है उससे रिलेटेड हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और कोई कोलैबोरेट जैसे करते हैं, दो तीन ऑर्गेनाइजेशंस आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो वो मीटिंग होती है, वो डिस्कशन नहीं होता है। या कोई प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी और एजुकेशनल सेशन, ये सारी चीज़ें फोकस ग्रुप के अंदर नहीं आती हैं या फोकस ग्रुप का ये एम नहीं होता है। फोकस ग्रुप में हम लोग कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, एक जो हमारे पास 10 से 12 क्वेश्चंस होते हैं जो ग्रुप डिस्कशन को देना होता है कि उसमें वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो जो एंगेजमेंट क्वेश्चंस होता है जिसमें आप जो है अपने रिस्पोंडेंट को कंफर्टेबल फील कराते हैं आपका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उससे रिलेटेड, तो वो एंगेजमेंट क्वेश्चन होता है। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया फोकस ग्रुप, तो आपने अपने रिसर्च के बारे में थोड़ा सा उन्हें आइडिया दे दिया कि मेरी ये रिसर्च है और हम आप लोगों को इसमें इन्वाइट कर रहे हैं कि आप लोग अपने अपने व्यूज़ इस क्वेश्चंस में रखें। तो ये आपका स्टार्टिंग का हो गया कि आप यहाँ पे जब अपने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में आते हैं तो सुबह में तो पहला काम आप क्या करते हैं, वार्म अप टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपका रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल हो जाए। फिर एक्सप्लोरेशन क्वेश्चन होता है। फिर यहाँ पे आपको मेन जो आपका होता है ये नीट होगा,
तो यहाँ पे जो आपका मेन डिस्कशन होता है वहाँ पे गेट टू द पॉइंट होता है। मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो बीच में आते हैं क्वेश्चंस, जब फ्लो में डिस्कशन चल रहा होता है तब एक्सप्लोरेशन क्वेश्चन होता है। उसके बाद आप एग्जिट क्वेश्चन करते हैं कि कोई भी पॉइंट्स ऐसा ना हो कि मिस हो गया हो, कोई भी क्वेश्चन कुछ और ऐड हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। आप जब धीरे धीरे डिस्कशन क्लोज होने वाला रहता है तो कुछ एग्जिट क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि एनीथिंग एल्स यू वांट टू से और एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड इन योर दिस पॉइंट दैट पॉइंट, इस तरह से होता है। फिर जो हमारे फोकस ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को जानते नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ग्रुप में काम करते हैं या एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर काम करते हैं तो हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन जनरली वो एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर होते हैं। इसीलिए वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं कुछ भी अपना आस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वो फ्यूचर में मिलने नहीं जा रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन अगर आपका जो स्ट्रेंजर्स है ग्रुप, उसमें आपको ये फैक्ट देखना है कि वो आपका ग्रुप होमोजेनस हो। अगर एक में मेल है तो दूसरे में भी मेल हो, फीमेल है तो फीमेल हो। और मान लीजिए आपने डेजिग्नेशन लिया है टीचर, तो दूसरे में भी टीचर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक आपने टीचर ले लिया, स्टूडेंट्स ले लिया, सबको इस ग्रुप में कर लिया और इसमें तो टीचर और स्टूडेंट में डिस्कशन नहीं हो पाएगा उस तरह का, क्योंकि ना टीचर कंफर्टेबल फील करेगा किसी पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने के लिए, ना ही स्टूडेंट। उसी तरह से कभी कभी एज डिफरेंस की वजह से भी आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते हैं। तो आपको होमोजेनिटी पर ध्यान देना होगा कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जेंडर, एज और जो उनका डेजिग्नेशन है, स्टेटस है, वो सारा सिमिलर हो। अब हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए हमें पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट करना है, रिक्रूट करना है अपने डिस्कशन के लिए, तो आप जो आपको लगे कि आप वो गुड पार्टिसिपेंट्स हो सकता है आपका डिस्कशन में, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिर या आप रैंडम सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि रैंडमली आप लोगों ने ले लिया हो। रैंडम सिलेक्शन आप जानते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने इसकी भी बात अभी किया है कि सेम मेंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसे किसी पर्टिकुलर क्लब के मेंबर्स को ले रहे हैं अपने फोकस ग्रुप में या किसी कमेटी के मेंबर्स को ले रहे हैं, तो उस तरह से अगर आप लेते हैं तो वो आपका सेम मेंबर्स हो सकते हैं। फिर जॉब टाइटल और डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप यंग MBAs को ले रहे हैं या ओल्ड राइटर्स को ले रहे हैं, इस तरह से भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। या वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं जो अपने या जैसे आपने ऐड दे दिया कि हमें कुछ पार्टिसिपेंट्स चाहिए फोकस ग्रुप के लिए इस पर्टिकुलर स्टडी के लिए, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन जॉइन अस। तो इस तरह से भी आप इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। अब इसको हम डेटा कलेक्शन में कैसे करते हैं, आपके पास जो भी डेटा आया, इंटरव्यू जो भी डिस्कशन चल रहा था, उसको आपने पूरा नोट डाउन किया था, या अगर आपने रिकॉर्ड किया था ट्रांसक्राइब करेंगे, तो एक जगह प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से सारा नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद उस ट्रांसक्रिप्ट्स को जिसमें से जो काम की बातें नहीं है उसको हटा देंगे। जो क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे 10 क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आप उन्हें ऐड कर लेंगे कि वो इम्पोर्टेंट है, उनको आप अलग कर लेंगे। और जो नॉन सेंस वाले वर्ड्स थे या सेंटेंसेस थे उनको आप हटा देंगे। फिर जब सारे आपके पास कमेंट्स आ जाएंगे, फिर उनकी आप कैटेगरीज बना लेंगे या थीम्स, उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में रख लेंगे या थीम में रख लेंगे। और फिर इसको करने में लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सिर्फ आप ये काम अकेले नहीं करें, इसको आप किसी से क्रॉस चेक भी करा लें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस सेंटेंस का मतलब आप सही समझ रहे हैं या जिस एस्पेक्ट से आप उस सेंटेंस को देख रहे हैं, द अदर पर्सन मे नॉट थिंक लाइक दैट। तो यू कैन डू इट विथ 2 और 3 पीपल। कई लोगों के साथ अगर आप करवाएंगे तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपने जो नोट किया है, जो कैटेगरीज बनाई है, जो थीम बनाया है, और जिन सेंटेंसेस को आपने जिस कैटेगरीज में रखा है वो आपने सही तरीके से समझ कर रखा है। इसको 3-4 लोग करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग भी आपको पता चल जाएगा कि जो सेंटेंस, जैसे मान लीजिए आपका ये कैटेगरी है और सेंटेंस है, तो आपने एक कैटेगरी बनाई, 2 कैटेगरी, और इसमें 3-4 सेंटेंसेस रखें, इसमें इस तरह से रखें। फिर आप चेक कराएंगे दूसरे मेंबर्स, तीसरे मेंबर से कि ये जो कैटेगरी आपने बनाई थी उसमें ये 3 आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इसका भी एक आध सेंटेंस इसमें जा रहा हो, तो ये आपको चेक कराना होगा। फिर कंसेंसस के बाद ही आपकी पूरी फॉर्मल और अच्छी कैटेगरीज बनेंगी।
फिर जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये सेक्शन, फिर आप डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और सब में नंबर्स या लेटर्स दे देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, 1 2 3 लेबलिंग कर दें या ABC, इट्स अप टू यू हाउ यू गिव नंबर्स और लेटर्स टू देम। और ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप कंप्यूटर में एक्सेल पर भी कर सकते हैं या सॉर्ट पर भी कर सकते हैं। वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और जब आप इसको सॉर्टिंग करेंगे या जब आप इसकी कैटेगरीज और सेंटेंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, तो यू हैव टू चेक इफ देयर इज एनी इनकंसिस्टेंसी, कि आपने कैटेगरी बनाया है और जो सेंटेंसेस है उसमें कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। अगर है या नहीं है तो आप उसको फिर से रिकैटेगराइज करेंगे। तो इस तरह से आप ओवरऑल डेटा कलेक्शन करते हैं फोकस ग्रुप में, और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। और फिर जो आपकी कैटेगरी है और जो सेंटेंसेस है उसमें नंबरिंग करेंगे, और जो ज़्यादा नंबर वाले होंगे वो एक कैटेगरी में, और फिर कम नंबर वाले जो जिनमें कम सेंटेंसेस होंगे वो अलग कैटेगरी में। इस तरह से भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। और हर ग्रुप में जैसे आपने कई सेशंस किए हैं, 1 सेशन 2 सेशन अलग अलग ग्रुप में किए हैं, तो हर ग्रुप में इसी तरह से पूरा प्रोसेस करेंगे। और फिर डेटा आएगा आपके पास, 4 इंटरव्यू के डेटा आएंगे, फिर चारों को आप ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, फिर चारों को आप थीम बनाएंगे, कैटेगरीज बनाएंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च की जो एनालिसिस होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें। क्वांटिटेटिव में आप क्या करते हैं, आपने 1 to 5 में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में डेटा लिया, उसको आपने कंप्यूटर में फीड किया, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, फिर आपने एनालिसिस भी उसमें इनपुट दे दिया कि रिग्रेशन एनालिसिस लगाना है, फैक्टर एनालिसिस, तो उसमें आपका पूरा कंप्यूटराइज्ड आ जाएगा। फिर आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा जो भी फाइंडिंग। बट इफ यू डू क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको पूरा एनालिसिस मैनुअली करना है, या खुद एक रिस्पोंडेंट ने क्या बोला उसको समझ कर करना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। क्वालिटेटिव रिसर्च इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं करना चाहते, ज़्यादातर लोग क्वांटिटेटिव करना चाहते हैं। फिर अब हम लोग केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी आपको जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप या इवेंट के लिए होता है, किसी इंडिविजुअल के लिए होता है। मेनली इसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। किसी का मेन क्या एबनॉर्मेलिटीज रही हैं, क्या बीमारी रही है, उससे रिलेटेड जो होता है। लेकिन और भी फील्ड्स इसको यूज कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। कोई सोशल इवेंट हो गया मान लीजिए, तो उसकी पूरी केस स्टडी कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इसमें पूरी हिस्ट्री, ओवरऑल हिस्ट्री देखते हैं, पास्ट देखते हैं, क्या पैटर्न ऑफ बिहेवियर था, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो केस स्टडी एक इन डेप्थ स्टडी होती है। और इसमें भी डेटा कलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं, डायरी नोट के थ्रू कर सकते हैं, या जो भी आपको अवेलेबल है हिस्ट्री में, हिस्ट्री क्या है उसकी, उसका पास्ट रिपोर्ट्स क्या है, मेडिकल रिपोर्ट्स, तो जो भी आपके पास अवेलेबल रिकॉर्ड्स है उससे आपको डेटा कलेक्शन हो सकता है। इसमें कितने टाइप्स ऑफ केस स्टडीज हैं। कलेक्टिव केस स्टडीज, जिसमें आप एक ग्रुप को स्टडी करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप एक सेटिंग में रखकर उनकी पूरा स्टडी करते हैं, या किसी कम्युनिटी की स्टडी करते हैं, तो इस तरह से उनकी केस स्टडी हो जाएगी व्हेन यू स्टडी देम इन अ ग्रुप। फिर डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी होती है। आप जब थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आप किसी पेशेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या जो भी, तो उसको पहले आप पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर लेंगे, पूरी थ्योरी को समझ लेंगे। फिर उसके बाद आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे। फिर आप जो है मैच करेंगे कि जो थ्योरी थी और जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसमें क्या मैचिंग है, कितना नहीं मैच कर रहा है, उसको आप देखेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डिस्क्रिप्टिव। पहले आप थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद आप स्टडी करते हैं अपने सब्जेक्ट की, रिस्पोंडेंट की, फिर थ्योरी और अपने रिस्पोंडेंट को मैच करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी। एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी में कोई केस है, मान लीजिए जो लंग कैंसर वाला दिया था, आप किसी लंग कैंसर पेशेंट को स्टडी कर रहे हैं, तो आप पहले इसका कॉज को भी स्टडी करेंगे कि क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड। तो आप फिर देखेंगे स्मोकिंग है, कफ है, या पुअर लाइफ स्टाइल है, या बहुत सारे फैक्टर्स आप देख सकते हैं, पुअर डाइट है। तो इस तरह से आप पहले उसको कॉज को देखेंगे, फिर उसके बाद आप इस पे आएंगे लंग कैंसर पे, और फिर पूरा उसकी स्टडी डिटेल करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी क्या होती है,
इसमें जिस ग्रुप को आप स्टडी कर रहे हैं वो रिसर्चर की हेल्प करता है या अलाउ करता है कि जो ऑब्वियस बिहेवियर है उसके अलावा भी वो उसको इन्फॉर्मेशन ऐड कराता है कि जो चीज़ें केस स्टडी में आप उन्हीं डेटा को या उन्हीं ऑब्जर्वेशन को ले पाएंगे जो आपको दिख रहा है या जो अवेलेबल है। लेकिन कुछ डेटा कभी कभी रिस्पोंडेंट खुद से भी बताता है कि ये चीज़ भी है मेरे साथ, ये इशू भी है, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। फिर इंट्रिंसिक केस स्टडी, इसमें रिसर्चर का अपना पर्सनल मोटिवेशन होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है उसको स्टडी करना। जैसे पियाजे ने जो अपना ऑब्जर्वेशन किया था अपने बच्चों पर, जो पियाजे की स्टेज थ्योरी है, हम लोग इसको फ्यूचर में बात करेंगे जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उनकी स्टेज थ्योरी है जो उन्होंने डेवलप किया था अपने बच्चों पर स्टडी करके किया था, तो ये उनका पियाजे का पर्सनल इंटरेस्ट था, तो इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक केस स्टडी। अब हम लोग एथनोग्राफिक रिसर्च पे आ जाते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? इसमें जब आप ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टेक्स्ट, आप उनके पर्टिकुलर जो सराउंडिंग्स है उस सराउंडिंग के अंदर स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। और ये भी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, और इसमें भी आप डेटा इंटरव्यू से कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं डेटा कलेक्शन, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च है तो इसका यही तरीका है डेटा कलेक्शन करने का। और फिर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं एथनोग्राफिक रिसर्च के। द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हम लोग इसमें कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बिहेवियर को स्टडी करते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है उसका आप डिटेल देखते हैं, उसके व्यू से आप अपनी स्टडी को फोकस करते हैं, और आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हैं पीपल की लाइफ स्टाइल पे, उनकी लिविंग्स पे पूरा। आप मान लीजिए किसी आइलैंड के लोगों की स्टडी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जाकर वहाँ पे रह कर करना पड़ेगा, कुछ दिन रहकर देखकर ऑब्जर्व करेंगे, लोगों से इंटरव्यू करेंगे और सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे। फिर आप पर्टिकुलर आएंगे कि इस पर्टिकुलर आइलैंड के लोग की लाइफ स्टाइल ये पर्टिकुलर है, यहाँ पे ये कल्चर है, यहाँ पे ऐसे रहते हैं। और फिर आप एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर ही ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसीलिए इसको एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। और ये जो होता है ये होलिस्टिक अप्रोच होता है, आप ओवरऑल कंप्लीट बिहेवियर देखते हैं, किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल को नहीं देख रहे होते, एस्पेक्ट को नहीं देख रहे होते, ओवरऑल आप पूरा कंप्लीट देखते हैं। और ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी बात कर ली है। होप कि आज का आपको सारा रिसर्च मेथड समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे।